हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 6 का विज्ञान का पाठ नंबर 3 का हम लोग अभ्यास का सभी सवाल को सोल्व करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ना वायु के बारे में कि वायु जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो चलिए इसको हम लोग जो अभ्यास का सवाल है उसको हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं इस सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करने से पहले जो चैप्टर 7 होने के बाद में उसमें लिखा होता है कि हमने क्या सीखा, उसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरा जो चैप्टर का सारांश उसमें दिया रहता है और उसको हम पढ़ लेंगे तो लगभग पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम उसको सवाल को जो है अभ्यास का उसको हम लोग सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझ में आएगा और आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसका जो है इसका हमने क्या सीखा उसको देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हमने क्या सीखा। चैप्टर नंबर 3 का है, पाठ 3 का है वायु का। इसमें है समझिए, अगर इसको यहाँ तक पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर का इसमें सारांश दिया गया, जो मुख्य पॉइंट है इसमें यहाँ पे इसमें उठा के यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, बाकी आप लोग चैप्टर अच्छा से पढ़ लीजिएगा लाइन बाय लाइन करके, तो और बेहतर हो जाएगा आपको समझने में, सवाल को सोल्व करने में। तो यहाँ पर दिया है पहला पॉइंट दिया है कि वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो वायु के चारों ओर उपस्थित उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। दूसरा, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, यानी जब हवा जब चलता है गति में रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पवन बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा तेज चलेगा फिर उसी को आंधी या तूफान बोलते हैं। आने हम लोग बोल सकते हैं कि वायु की गति के अनुसार से उसका नाम रखा जाता है कि कैसे कैसे उसका गति उस तरह से उसका नाम रखा जाता है। तीसरा है, हम वायु को देख नहीं सकते हैं, हम लोग जो वायु है उसको देख नहीं सकते परंतु इसका अनुभव कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम हवा को देख नहीं सकते हैं, उसका अनुभव करते हैं। जैसे कि मान लो पेड़ का पत्ता हिल रहा है या हमें ठंडा लग रहा है और कहीं धुलकन उड़ रही है तो हमें पता चलता है कि हाँ हवा चल रही है। इस तरह इसमें कि वायु देख नहीं सकते हैं। अच्छा, वायु जगह घेरती है, वायु क्या है इसमें स्थान घेरता है। जैसे कोई हम लोग ले लेते हैं गिलास, और गिलास में हमें लगता है कि वह खाली है, लेकिन ना उसमें खाली रहता है, उसमें हवा भरा रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हवा अगर स्थान नहीं घटती तो हम जब बलून को फुलाते हैं तो देखते हैं कैसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें हवा जाता है, हवा जाने के बाद उसका आकार धीरे बड़ा हो जाता है। इसीलिए हवा क्या करता है, स्थान घेरता है। वायु पारदर्शी है, पारदर्शी मतलब कि हम लोग इसमें जो वायु है सीधे से उधर हम लोग देख सकते हैं, पारदर्शी। इसका अगला है, वायु सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतु के लिए आवश्यक है। जो हवा है जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं और जिसके शरीर में जान है तो सभी के लिए क्या है, आवश्यक है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है। जो वायु में बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वायु है सो गैसों का मिश्रण है। इसमें बहुत सारे गैस मिला होता है, साथ में धूलकण भी उसमें होता है। तो इससे ये हो गया वायु का। आगे इसमें देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। जो ऑक्सीजन क्या है, इसमें हम लोग जो श्वसन लेते हैं, जितने भी जंतु है जंतु, उससे ऑक्सीजन श्वसन के लिए अनिवार्य होता है। जब हम श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। जब कोई चीज़ को जलाते हैं अगर वो हवा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज़ जलेगा ही नहीं। इसलिए क्या है, बहुत आवश्यक होता है जलने में किसी चीज़ को। जल तथा मिट्टी में भी वायु उपस्थित होती है। जो बोला है कि जो जल है और मिट्टी है उसमें भी हवा का मतलब उसमें भी हवा प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि वायु में 4/5 भाग नाइट्रोजन है। कि जितना हवा का जो भाग है उसमें 4/5 भाग अकेला कितना है, नाइट्रोजन है। उससे हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है, नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 79%। इसके बाद इसमें है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन वायु के मुख्य अवयव है। जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है वो वायु में सबसे ज़्यादा इससे पाया जाता है, इसलिए इसका वो मुख्य अवयव इसका होता है। इसका लास्ट है, वायु के अनेक उपयोग हैं। जो हवा का क्या है, अनेक उपयोग है। तो चलिए इसका था महत्वपूर्ण चीज़ हम देख लिए। अब इसका जो अभ्यास का सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अभ्यास का पहला सवाल। अभ्यास का है पहला सवाल है। पहला सवाल इसमें है, इनमें से सभी शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल है, नाइट्रोजन है और पवन है। इनको भरना है, जो सवाल दिया गया उसको भरना है। ठीक है, इसमें कौन सा भराएगा उसको पढ़ना है और भरना है। पहला सवाल देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु परत कहलाती है। तो अभी देखे थे हम लोग कि वायु परत जो होता है चारों ओर क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा, लिख देते हैं, हो जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, पहला का हो गया। दूसरा देखते हैं कि सभी जंतु श्वसन में वायु से लेते
लेते हैं, तो इस ऑप्शन में वायु से क्या लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन दिया है एक ही ऑप्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। अगर ऑक्सीजन लेंगे तो फिर जलने में भी ऑक्सीजन का काम आता है, यहाँ भी ऑक्सीजन भराएगा। अगर यहाँ भरेंगे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन एक ही बार दिया है, तो यहाँ लगता है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा में है जलने में गैस सहायक होती है, तो जलने में कौन सा गैस सहायक होता है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, जब तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज़ जलेगा ही नहीं, तो 3 नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके बाद है नंबर 3 हो गया 4 में कि गतिशील वायु को कहते हैं, तो ये देखे थे हम लोग, उस पर हमने क्या सीखा में कि गतिशील वायु को हम लोग क्या बोलते हैं, पवन। तो क्या नंबर पर है, 4 पे, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें 4 में भर दीजिएगा। इसके बाद है वायु में सबसे अधिक गैस है, तो वायु में सबसे अधिक गैस कौन सा है, तो वायु में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन। बचे 5 नंबर, तो यहाँ देंगे 5। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग खाली स्थान को हम लोग चयन करके भर लिए कौन कौन सा इसमें भराएगा इसको। चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल दूसरा। आइए देखते हैं हम लोग सवाल दूसरा। ठीक है, पहला हम लोग सॉल्व कर लें। दूसरा है कि खंड का में अंकित शब्दों को खंड खा के सही व्याख्या से मिलान कीजिए। ये 2 खंड दिया गया, इसमें खंड का और खंड खा, ये दोनों को मिलाना है। कौन सा शब्द किस में जाएगा उसको मिलाना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हवा, तो हवा क्या है यहाँ पर ढूंढना है हम लोग को। ठीक है, तो हवा इसमें जलने में सहायक नहीं है, पारदर्शी है, गतिशील है। ठीक है, या फिर जलने में सहायक है। तो हवा क्या इसमें हो जाएगा, तो जो हवा है इसमें देखिए पहला का हवा दिया, तो हवा का हो जाएगा, हवा क्या हो जाएगा, इसे मिला देते हैं, इसमें मिल जाएगा ये हवा गतिशील वायु। ठीक है, इसमें मिल जाएगा हवा क्या, गतिशील वायु। इसके बाद है ऑक्सीजन 2 नंबर में, तो ऑक्सीजन क्या है, जब देख लेते हैं, जल में सहायक नहीं है, जलने में सहायक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगा जलने में सहायक। अभी देखे तो उसमें कि जो ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायक करता है। इसके बाद है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या जाएगा, तो नाइट्रोजन जाएगा जलने में सहायक नहीं है, नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है, इसमें मिल जाएगा। लास्ट है वायु, तो वायु क्या है, तो वायु पारदर्शी है। ठीक है, इसमें मिल जाएगा वायु पारदर्शी है। तो इस तरह से सब लोग मिला दें, लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं मिलाना है, जो जिसके उसी सामने में लिखना है। ठीक है, वो अच्छा रहेगा। इसी तरह से ज़्यादा गंदा हो जाता है दिखने में, तो सही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उसको लाइन में लिखना है, जैसे कि अगर हवा का है ये, तो इसी को उठा के यहाँ पे लिख देना है। ऑक्सीजन का है, जलने में सहायक है, तो इसी के सामने लिख देना है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल तीसरा है कि सही उत्तर के सामने सही का साइन एवं गलत के सामने गलत का साइन लगाना है। ठीक है, तो जो सही उसको सही करना है, जो गलत है उसको गलत करना है। पहला सवाल है वायु, गैस, जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है, तो बिल्कुल सही है। ये सब क्या मिश्रण है, वायु में सब चीज़ों का मिश्रण होता है। इसके बाद है मिट्टी में वायु की उपस्थिति नहीं होती है, तो गलत होती है। ठीक है, वायु में मिट्टी में वायु की उपस्थिति होती है। ठीक है, इसके बाद है ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है, नहीं, गलत, ये जल में सहायता नहीं करता है, तो आपको बुझा देता है। ठीक है, जलने में सहायता होता है कौन, ऑक्सीजन का। इसके बाद है 4 नंबर पे वायु हवाई जहाज़ को उड़ने में सहायक होती है, तो बिल्कुल सही, जो जहाज़ है उसको उड़ने में हवा मदद करता है। इसके बाद है वायु को हम देख सकते हैं, नहीं, वायु को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है। ठीक है, इसे हम महसूस देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। तीसरा का सवाल जो सही गलत था, आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 4 से। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, देखिए इसमें कि वायु के संघटक क्या है, कि वायु में और क्या क्या चीज़ मिला होता है, उसमें क्या चीज़ का संघटक है उसको लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, उसमें सही प्रकार का गैस पाया जाता है और धूलकण भी है उसमें पाया जाता है, तो वही सब इसको लिखना है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, देखिए वहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको अच्छा से करते हैं। चलिए देखिए, पहला 4 नंबर का वायु के संघटक क्या है, तो वायु के संघटक जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण इत्यादि हैं। तो ये इसका हो गया आंसर सवाल 4 का। ठीक है, सवाल 5 यहाँ देखते हैं, सब इसमें लिखे हुए सब सवाल यहाँ लिखे दिए। तो 5 में है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल किसे कहते हैं,
तो देखते हैं इसका आंसर हम लोग कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं। कि पृथ्वी को जो चारों साइड से जो वायु घेर के रखा है, चादर की तरफ और ढक के रखा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल कहते हैं। सवाल नंबर 6 है, वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ठीक है, जो वायुमंडल में कौन सा गैस है जो हम लोग वायु इसमें ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। हम लोग इसी का लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन का हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का। इसके बाद है 7 नंबर पे कि जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? सवाल नंबर 7 है। ठीक है, बोला कि जब जल में मिट्टी डालते हैं तो बुलबुले नज़र जो है आता है, उससे बाहर से आता है। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर आते हैं। कि जब हम लोग जल में मिट्टी डालते हैं तो वायु से बाहर निकल के आता है, क्योंकि मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है एवं उन कणों के बीच खाली स्थान होते हैं जिसमें वायु रहती है। जब जल इन छिद्रों में, ठीक है, यानी इसके बीच में जाते हैं, प्रवेश करता है तो वहाँ की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। जब इसके अंदर जब पानी क्रॉस उसमें जाता है तो वहाँ का जो उसमें जो रहता है हवा, वो बाहर निकलने लगता है, तो वही हमें बुलबुले की नज़र में दिखाई देता है। देखते हैं सवाल नंबर 7 का। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? यहाँ पर मैं छूट गया। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन लगभग 79% उपस्थित है। ठीक है, लगभग कितना है? 79% इसमें जो है सो उपस्थित है। वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 है कि वायु अंतरों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे? ठीक है, बोला कि जो भी वायु अंतर होता है उसमें वायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इसे कैसे प्रमाणित करेंगे, इसे कैसे बताएंगे कि जरूरी है? चलिए देखते हैं इसमें आंसर इसका कि वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। देखिए, ध्वनि उसमें बोला है कि ध्वनि जो आवाज़ होता है सो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसे माध्यम की ज़रूरत होती है। बिना माध्यम के वो एक से दूसरी जगह गमन नहीं करती है, तो उसको गमन करने के लिए उसे चाहिए हवा रहेगा तभी ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। हम लोग जानते हैं कि जो होता है निर्वात होता है, जहाँ पर हवा नहीं पाता है मौजूद, वहाँ पे ध्वनि सुनाई नहीं देता है। इससे यही कारण है कि जो चांद पे है ना, वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो इसी कारण वहाँ पर ध्वनि नहीं सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसका माध्यम नहीं होता है, वहाँ पर हवा है नहीं। इसलिए पहले बोला कि इसमें कि वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचारण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी जाना, ठीक होता है। ध्वनि को हमारे कानों तक पहुंचने में वायु का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि जब कहीं से कोई स्रोत से जब ध्वनि निकलती है तो वो कानों तक हमारे आने में उस सबसे जो पहुंचाने का जो काम होता है किसका? वायु का होता है। इसलिए वायु अंतरों से निकली ध्वनि को वायु की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी कोई वायु तंत्र होता है, कहीं से गाना बजता है, तो उसके लिए ध्वनि महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके आवाज़ को हमारे कान तक पहुँचाने में मदद करता है। तो ये था सवाल नंबर 9। आई होप आप लोग को अच्छा समझ आया होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 इसमें है कि आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है? ठीक है, उसमें बोला है, अभी हम लोग देखे थे कि वायु में बहुत तरह का मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प भी है। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि इसमें जलवाष्प है? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, ठीक है, कोई ठंडा शब्द होता है उसके संपर्क में आता है, तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित यानी जमा हो जाती है। ठीक है, तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है, और इससे यह पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है। ठीक है, जब कोई जो होता है, जो वायु जो है जब कभी ठंडा या कि व्यक्ति में आता है संपर्क में, क्षेत्र में, तो जो भी उसका जलवाष्प होता है धीरे धीरे क्या था? संघनित जमा होने लगता है, और जब वही जब जमा हो जाता है तो हम लोग को बूंद के रूप में दिखाई देने लगता है, और इससे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प मौजूद है। तो ये सवाल नंबर 10। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 11। देखिए, सवाल नंबर 11 कि ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है।
ठीक है। इसमें बताना है कि ऐसा क्रियाकलाप के बारे में बताना है जो वायु की उपस्थिति में ही संभव हो। अगर वायु नहीं तो मुश्किल है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर हम लोग किताबें से ही देखते हैं। देखिए इसका सवाल नंबर जो 12 हम लोग यहाँ से इसका लिख सकते हैं आंसर, वायु के n कार्य। पहला क्या है कि वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे विभिन्न स्थानों पर बारिश होती है। ठीक है, बोला कि जो बादल जो होता है सो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, तो वायु ही ले जाता है, तब जाके बारिश होती है। या पौधों के बीजों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जो पौधा का जो बीज होता है सो इधर उधर फैलाने में ये क्या करता है, हवा के साथ उसे उड़ा के ले जाता है यहाँ से वहाँ। इसके बाद है कि यह पक्षी, चमगादड़ एवं कीटों को उड़ने में मदद करती है। जितने पक्षी लोग हैं जो मतलब उड़ता है उसको उड़ने में मदद करता है हवा। इसके बाद है यह अन्य कणों को भूसा से अलग करने में सहायता करती है। जैसे कि हम लोग जब खेती करते हैं, जब फसल को जब हम लोग पूरा अच्छा से उसको निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हवा के साथ उसको उड़ाया जाता है ताकि बीज यहीं पर रह जाए और उसका जो भी भूसा उसा है बाहर निकल जाए। तो ये भी इसका काम हम लोग करते हैं हवा के माध्यम से। इसके बाद अगला इसका है कि यह नावों को खेदने में मदद करता है। ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को भी चलने में सहायता करती है। तो ये हो गया इसका हवा का कार्य। चलिए इसको हम लोग आंसर ग्रुप में लिख सकते हैं सवाल नंबर 12 का। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 13। चलिए देखते हैं सवाल नंबर, अच्छा ये 11 था ना, तो अब 12 को देखेंगे, हम 13 उसमें बोल दें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे सवाल। पहले देखिए सवाल नंबर 12, ठीक है, अभी 11 नंबर का था वो। 12 नंबर में कि आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कोई गिलास खाली है, हम देख रहे हैं कि खाली है, लेकिन वो वास्तव में खाली नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ भरा होता है। तो वही वो उसको बताना है कि वह कैसे खाली नहीं है, उसको दिखाना है प्रयोग के द्वारा, उसमें बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। देखिए इसका आंसर है 12 नंबर का। ठीक है, सवाल लिखा हुआ है तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं होता है, इसे हम लोग एक प्रयोग द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, बोला है इसमें कि जो गिलास खाली जो है वो खाली नहीं होता है, तो उसको प्रयोग द्वारा दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक गिलास लेंगे, फिर उस गिलास को उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी या टब में डुबाएंगे। ठीक है, उसमें बोला है कि पहले एक खाली गिलास लेंगे और गिलास को उल्टा ऐसे करके हम लोग उसको चाहे भारी पानी से भरी बाल्टी या फिर टब हो उसमें ऐसे करके डालना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पानी गिलास के अंदर नहीं जाती है। ऐसे जब डालिएगा ना तो पानी है तो गिलास के अंदर नहीं जाती है। लेकिन जब हम लोग गिलास को थोड़ा तिरछा करते हैं तो पानी बोतल के, अच्छा यहाँ पे बोतल लिखा गया है, यहाँ पे गिलास हो कोई दिक्कत नहीं, जब बोतल या गिलास कुछ भी हो तो बोतल के अंदर जाने लगती है। और उसको हल्का सा तिरछा जब करेंगे ना तो देखिए पानी उसके अंदर चला जाता है, तो पानी बोतल के अंदर चली जाती है और साथ में गिलास में से कुछ बुलबुले बाहर आते नजर आते हैं और सनसनाहट जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह वायु थी जो गिलास में भरी थी। इससे यह पता चलता है कि बोतल खाली नहीं थी बल्कि उसमें वायु भरी हुई थी। ठीक है, जब भी हम गिलास को सीधा कर डालेंगे किसी पानी भरी बाल्टी या टब में तो वह नहीं जाएगा। जब गिलास को हल्का सा तिरछा करेंगे तो उसमें पानी चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर वायु रहता है वो तिरछा करने से क्या निकल जाता है, इसके बाद पानी उसमें भर जाती है। तो यह था सवाल नंबर 12 का। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। देखिए सवाल नंबर 13 है कि मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है। ठीक है, मुंह से बोल रहा है कि मुंह से सांस लेना हानिकारक है, क्यों? बोलते चलिए इसका हम लोग देखते हैं आंसर क्यों इसका है कि मुंह से सांस लेना हानिकारक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायु अनेक प्रकार गैसों का मिश्रण होता है जिसमें धूलकण भी शामिल होते हैं। यदि मुंह से सांस लेंगे तो ये धूलकण वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी और हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मुंह से लेंगे तो धूलकण चली जाएगी। अगर हम नाक के द्वारा लेते हैं तो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, सलेस्मा होता है, यानी जो लिक्विड होता है गाढ़ा टाइप का, वो सब क्या करता है दूसरे धूलकण को इधर रोक के रख लेता है। लेकिन जब मुंह द्वारा लेंगे हम लोग तो सब सीधा अंदर चला जाएगा, और अंदर जब चला जाएगा तो सीधा क्या करेगा, हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए मुँह से सांस लेना हानिकारक होता है। ये था सवाल नंबर 13।
चलिए देखते हैं सवाल नंबर इसका जो आगे है। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 14। इसमें बोला कि अगर दो मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार के गलास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी और क्यों। ठीक है, इसमें बोला कि दो अगर हम मोमबत्ती को जलाएंगे, दोनों को अलग अलग आकार का, एक बड़ा लेंगे छोटा लेंगे गलास और दोनों को ढक देंगे तो सबसे ज़्यादा कौन देर तक जलेगी मोमबत्ती। देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर दो गिलास लेंगे, एक छोटा सा लेंगे एक बड़ा लेंगे, अगर दोनों को ढक देंगे तो जो बड़ा गिलास वाला होता है वो कुछ देर ज़्यादा जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि अगर ज़्यादा उसका गिलास बड़ा रहेगा तो ज़्यादा ही ऑक्सीजन को ढक के रख लेगा पहले से, तो जब तक ऑक्सीजन उसको मिलेगा तब तक जलेगा, और जब तक फिर नहीं मिलेगा फिर जलना बंद हो जाएगा। और छोटा में क्या होगा, छोटा कम रखेगा इसलिए वो जल्दी बुझ जाता है। चलिए देखिए इसका आंसर कि अगर दो मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास यानी एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास से ढक देंगे तो जिस मोमबत्ती के छोटे गिलास से ढका गया है वह जल्दी बुझ जाती है, जबकि बड़े गिलास की मोमबत्ती कुछ देर के बाद बुझती है, क्योंकि छोटे गिलास की अपेक्षा बड़े गिलास में अधिक मात्रा में, देखिए पर ऑक्सीजन छूट गया था इसलिए लिखते हैं O2। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा ऑक्सीजन, तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन थी इसलिए बड़े गिलास से ढकी मोमबत्ती कुछ देर तक जली। उसमें क्या बताएं कि उसमें क्या करता है, ज़्यादा, ये छोटा गिलास की अपेक्षा है ये ज़्यादा ऑक्सीजन को रखता है, और जब ज़्यादा रखता है तो इसलिए कुछ देर ज़्यादा जलता है, यही इसका कारण होता है। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट सवाल। लास्ट सवाल है चैप्टर पार्ट 3 का। ठीक है, इसमें है कि यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा। बोल रहा है कि अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु रहता है उसके लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे, यानी पृथ्वी पर जीवन का संभव ही नहीं बचेगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसका हम लोग आंसर क्या है कि यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसे ऑक्सीजन सांस मिलेगा नहीं, फिर जिंदा कैसे रहेगा। पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था इसका आंसर सवाल नंबर 15 का। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई राइटिंग या कोई पहचान में, तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 का आंसर था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सवाल बोलते हैं जो चैप्टर नंबर 4 है उसका हम लोग अभ्यास का सही सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।